हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के 2017 सत्र का सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाऊंगी, उसके बाद उसका सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का मैं आप लोगों को एक ही वीडियो के अंतर्गत खत्म करने वाली हूं। तो पूरा वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे। और फ्रेंड्स, यहीं से क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में रिपीट भी होते हैं, तो इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, तो ये आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और फ्रेंड्स, मैं सत्र 2017, 2018 और 2019 तीनों सत्र का मॉडल पेपर, जो मॉडल नहीं क्वेश्चन पेपर, जो आपका सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर मैं आप लोग को सॉल्व कराऊंगी। जो आप लोगों के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए थे, क्वेश्चन पेपर बना था, उसका पूरा सॉल्यूशन मैं तीनों ही सत्र का आप लोग को प्रोवाइड कराने वाली हूं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूं फ्रेंड्स 2017 सत्र के क्वेश्चन पेपर की और उसके सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका इसी प्रकार से परीक्षा में आता है। बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर 2017 सप्तम प्रश्न पत्र अंग्रेजी, ठीक है। समय है 1 घंटा, पूर्णांक है 25, ठीक है। और सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग पेपर देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सबसे पहले पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और पांचों क्वेश्चन जो है 1-1 मार्क्स के हैं। उसके बाद बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 के बाद से आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होता है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के ये आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11 तक, सभी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और सभी 1-1 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट हो करके, ठीक है, और ये खत्म होता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 पर, ठीक है। फ्रेंड्स, अब आपको पूरा पेपर का पैटर्न पता चल गया होगा फ्रेंड्स कि किस तरह से होते हैं। और फ्रेंड्स, ये ध्यान रहे कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो 2-2 मार्क्स के सभी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल 25 मार्क्स के का पूरा पेपर बनता है परीक्षा के लिए। अब फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन करके मैं बताऊंगी। पहला क्वेश्चन है द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज अडॉप्टेड बाय। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, H.E. पाल्मर। तो फ्रेंड्स, इसको भी आप लोग याद कर लें क्योंकि रिपीट होते रहते हैं प्रश्न हर साल परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 2 है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, मतलब कि भाषा को सीखना जो है वो कहाँ से शुरू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लिसनिंग। फ्रेंड्स, आप लोग जब जानते हैं छोटा बच्चा जब रहता है तो छोटे बच्चे जो है अपने पेरेंट्स द्वारा या अपने घर के फैमिली मेंबर जो भी उनसे बात करते हैं, जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, वो उसी लैंग्वेज को वो कैच करके और उसी लैंग्वेज को वो सीखता है। आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे फॉरेनर, मतलब फॉरेन कंट्रीज के बच्चे वो शुरुआत से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स और उनके घर का वही एटमॉस्फेयर रहता है, पूरा इन्वायरमेंट ही वैसा ही रहता है कि सभी लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं, इसीलिए वो बच्चे इंग्लिश ही बोलना सुन करके बोलना स्टार्ट करते हैं। और हमारे यहाँ हिंदी ज़्यादा बच्चे सीखते हैं, जो पेरेंट्स बच्चों से इंग्लिश में भी बात करते हैं तो वो टूटा फूटा इंग्लिश भी लैंग्वेज सीख लेते हैं। तो ये रीज़न होता है कि पेरेंट्स जिस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं बच्चे उसी लैंग्वेज को सुन करके कैच करके उसी लैंग्वेज को सीखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमेशा जो है सुनने की प्रक्रिया, लैंग्वेज को सीखने की प्रक्रिया जो है सुनने से ही स्टार्ट होती है। जो बच्चा सुनता है उसी लैंग्वेज को वो अडॉप्ट करता है, उसी लैंग्वेज को वो लर्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। तो फोनेटिक्स किसका विज्ञान है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। और ऐसे प्रश्न जो है फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न यूपी टेट और सुपर टेट के इंग्लिश में भी यहीं से क्वेश्चन आते हैं और कई बार रिपीटेड है ये सभी प्रश्न यूपी टेट की परीक्षाओं में। आप लोग विगत कई वर्षों के यूपी टेट के पेपर को जब आप देखेंगे तो इंग्लिश का पेपर जब आप देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके यूपी टेट के लिए भी आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो रही है और सुपर टेट के लिए भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो रही है इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के। तो
फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ फ्रेंड्स, ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, साउंड्स। फोनेटिक्स जो है वो साउंड्स का विज्ञान होता है, ठीक है, ध्वनि का विज्ञान होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नंबर 4 क्वेश्चन, एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज, सक्सेस का यानी सफलता का एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव मतलब हम फ्रेंड्स जानते हैं कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे सक्सेस का जो एडजेक्टिव होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है, और सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा सक्सेसफुल। तो एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज सक्सेसफुल, ठीक है, मतलब सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है, मतलब सफल व्यक्ति। तो व्यक्ति का क्या इसमें मतलब विशेषता है कि वो सक्सेसफुल है, वो सफल है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे डैश 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 है और नॉलेज इज डेंजरस, मतलब कि कैसा ज्ञान खतरनाक होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अ लिटिल। अ लिटिल मतलब अल्प, अल्प ज्ञान हमेशा, या अधूरा ज्ञान कह सकते हैं, या अल्प ज्ञान हमेशा क्या होता है, खतरनाक होता है। होप आप लोग को ये 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपका क्या सेंटेंस है फ्रेंड्स, ही इज रीडिंग द रामायण। तो ये कैसा सेंटेंस है, आप लोग को सेंटेंस देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, और इसको किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो फ्रेंड्स इसको मैं आप लोग को बताती हूँ कि इसको कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको चेंज करेंगे, ही हैड बीन रीडिंग द रामायण, ठीक है, ही हैड बीन रीडिंग द रामायण, ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसको हम चेंज करेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। तो इसको जो है कंपाउंड सेंटेंस में आपको चेंज करना है। तो ये है बिसाइड्स बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, ठीक है, 2 सेंटेंसेस में अलग अलग हैं, मतलब कि धनी होने के बावजूद ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। इसको आपको किसमें चेंज करना है, कंपाउंड सेंटेंस में आपको चेंज करना है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, वह धनी है लेकिन वह गरीब नहीं है। तो यहाँ पे बट का यूज होकर के ये दोनों सेंटेंस आपस में मिल गए, मतलब कि एक दूसरे के साथ समाहित हो गए। ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, मतलब वह धनी है लेकिन वह खुश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करिए। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, मतलब उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गया। तो इसको आप कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करेंगे, तो फ्रेंड्स इसको चेंज करेंगे इस तरह से, इन स्पाइट, नोट कर लीजिए इसको, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, हिज हार्ड वर्क, ठीक है, ही फेल्ड, ठीक है, मतलब कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह फेल हो गया। इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड, याद कर लीजिए इसको, इस तरह से लिखेंगे, इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड, ठीक है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं कट कर दे रही हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसका होगा, इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नंबर 9, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है कैसे, मतलब करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करके इस सेंटेंस को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है।
तो आपका है फ्रेंड्स यहाँ पे आई कंग्रेचुलेट यू योर सक्सेस, तो यहाँ पे डैश 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 है, यहाँ पे आप फिल करेंगे फ्रेंड्स आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, तो यहाँ पे आप फिल करेंगे ऑन। ठीक है, मैं आपको आपकी सफलता पर बधाई देती हूँ, आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स नंबर 10, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको आपको कंप्लीट करना है। इट हैज़ बीन रेनिंग डैश 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 मॉर्निंग, तो फ्रेंड्स एक बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, सिंस या फॉर का यूज होता है, तो सिंस का यूज होता है निश्चित समय के लिए, जैसे कि आपको मॉर्निंग दिया गया है, ठीक है, नाइट दिया गया है, नून दिया गया है, आफ्टरनून दिया गया, तो उसके आगे हमेशा आप सिंस का यूज करेंगे। अगर आपको निश्चित टाइम भी दिया गया है तो उसके आगे आपको सिंस का यूज करना है, लेकिन अनिश्चित समय के लिए जैसे 2 दिन बाद, 2 दिन पहले, तो ये अनिश्चित समय है, तो यहाँ पे आप फॉर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप रेनिंग के बाद लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग के पहले हमेशा क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, इसको भी आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, एज सून एज आई रीच्ड द टीचर डैश 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 एंटर्ड द क्लास, इसको आपको निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो इसको नेगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, इसको समझिए आप। यहाँ पे लिखेंगे नो सूनर, ठीक है, एज सून एज जब निगेटिव में जाता है तो हो जाता है नो सूनर हैड आई रीच्ड, ठीक है, देन द टीचर entered the class, तो ये कैसे होगा, नो सूनर हैड आई रीच्ड देन द टीचर इंटर्ड द क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से इसको आप करेंगे, नोट कर लीजिए इसको। नो एज सून एज आई रीच्ड द टीचर डैश 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 इंटर्ड द क्लास, तो ये हो जाएगा नो सूनर हैड आई रीच्ड देन द टीचर इंटर्ड द क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। अब यहाँ पे आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। बढ़ते हैं आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट कंजक्शन। तो यहाँ पे करेक्ट कंजक्शन का यूज करके आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। पहला है फ्रेंड्स, ही वर्कड हार्ड डैश 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 ही फेल्ड, तो इसमें आप क्या फिल करेंगे, तो यहाँ पे ही वर्कड हार्ड और बट यहाँ यूज करेंगे। कौन सा कंजक्शन यहाँ यूज करेंगे आप, बट ही फेल्ड, मतलब उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह असफल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे, आप यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे यूज करेंगे आप बट कंजक्शन का। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला है फ्रेंड्स नंबर 2, आइदर कम इन टाइम, या तो समय पर आओ, डू नॉट कम एट ऑल, ठीक है, मत आओ। ठीक है, या तो समय पर आओ या मत आओ, यही तो कहा गया है, आइदर कम इन टाइम, या तो टाइम पर आओ या मत आओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या या का ही तो यूज होगा, तो यहाँ पे होगा या अथवा मत आओ, तो अथवा मतलब आर, OR और, ठीक है, और डू नॉट कम एट ऑल, या तो मत आओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, राइट वन वर्ड। ठीक है, यहाँ पे वन है, ऑन लिखा हुआ है, राइट वन वर्ड। पहला है आपका, वन हु स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ अदर, मतलब कि जो दूसरों के स्थान पर बोलता है। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि जब आप लोग जो है कोर्ट में कोई भी मुकदमा करते हैं तो आपके स्थान पर किसको हायर करते हैं बोलने के लिए, एडवोकेट को। कोई भी मुकदमा, जब आप लोग मूवी वगैरह भी देखते होंगे या कोई सीरियल आप लोग देखते होंगे, उसमें कोर्ट केस जो चल रहा होता है, तो जो उसके स्थान पे जो दोषी नहीं होता या दोषी होता है, दोनों की तरफ से एक एक एडवोकेट रखे जाते हैं। ठीक है, एक एक एडवोकेट रहते हैं, वो उनका पक्ष रखते हैं। तो जो आपके स्थान पर बोले वो क्या है, वो है एडवोकेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ADOCATE,
मतलब आपके स्थान पर जो बोल रहा है वो क्या है, एडवोकेट। थोड़ा दूर दूर लिख गया, इससे लिखने यहाँ जो आपके स्थान पर बोले वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए, ADOCATE, एडवोकेट होता है, मतलब वकील होता है। ठीक है, जो आपके स्थान पर बोलता है वो क्या होता है, वकील होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नंबर 2, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब कि जो सही नहीं हो सकता है उसे क्या कहते हैं, मतलब जो सही नहीं हो सकता है उसे क्या कहते हैं, इनकॉरिजिबल। तो इनकॉरिजिबल की स्पेलिंग क्या होगी, INCORRIGIBLE, मतलब जो सही नहीं होता है वो क्या होता है, इनकॉरिजिबल। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को जो आपके स्थान पर बोलता है वो होता है एडवोकेट, और जो सही नहीं मतलब सही नहीं किया जा सकता जिसे, वो होता है इनकॉरिजिबल। मतलब कोई चीज़ है जिसको आप फिर से सही नहीं कर सकते हैं, गलत हो गया तो गलत हो गया, उसको कट करके लिखेंगे दोबारा, लेकिन उसी को आप इरेज करके या कुछ भी करके आप सही नहीं कर सकते हैं। जो सही नहीं किया जा सकता है, कोई भी चीज़ है जो सही नहीं किया जा सकता है वो क्या होता है, इनकॉरिजिबल। ठीक है फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ फ्रेंड्स। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर चेंजिंग द सब्जेक्ट, डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस। ठीक है, मतलब आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक पत्र, एक एप्लीकेशन यानी एक एप्लीकेशन लिखना है कि आपके सब्जेक्ट को चेंज करने के विषय में। आप कोई सब्जेक्ट लिए हैं, वो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है, आपको कठिन लग रहा है, तो उसको जो है बदल करके दूसरा सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करा दें। तो ये किस क्लास में होता है, आप लोग तो भाई पढ़े हैं, ग्रेजुएशन सभी लोग किए हैं, तो ग्रेजुएशन लेवल पर आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट ले लिए हैं जो आपको थोड़ा कठिन लग रहा है, आप दूसरा सब्जेक्ट चेंज करने के लिए उनको लेटर एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको कैसे लिखेंगे, ये एप्लीकेशन, इसको समझ लें। तो फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन इस प्रकार से लिखा जाएगा, टू द प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल आगरा। ठीक है, सब्जेक्ट है टू चेंज सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट को बदलने के विषय में। और उसके बाद आपका है फ्रेंड्स यहाँ पे, सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू दैट आई ऑप्टेड geography as an additional subject but now I find it extremely difficult। ठीक है, मैंने ज्योग्राफी लिया था एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन अब मैं इसे पा रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कठिन है, पा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है मुझको। ठीक है, आई एम अनेबल टू पुल ज्योग्राफी, मतलब मैं ज्योग्राफी से आगे की पढ़ाई करने में असमर्थ हूँ। ठीक है, सो I would request you to change my subject from geography to civics, मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे सब्जेक्ट ज्योग्राफी के स्थान पर मुझे सिविक्स देने का कष्ट करें या सिविक्स प्रदान कर दें। ठीक है, सिविक्स वो लेना चाहता है या चाहती है, तो ज्योग्राफी के स्थान पे मुझे सिविक्स दिला दें, मैं उसकी रिक्वेस्ट करती हूँ। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपकी बहुत कृतज्ञ रहूँगी या रहूँगा। योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, XYZ, जैसा कि नाम वगैरह नहीं लिखना, XYZ लिखेंगे। क्लास 9th में इसने जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट को चेंज करने का, मतलब 9th क्लास से सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं ना, तो फिर उन्होंने ऐसा मतलब एप्लीकेशन लिखा है अपने प्रिंसिपल को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट अ कंपोजिशन ऑन पॉल्यूशन इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो 30 शब्दों का जो है पॉल्यूशन पर, आपको प्रदूषण पर आपको निबंध लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे इसको समझ लें। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, राइट अ कंपोजिशन ऑन पॉल्यूशन इन अबाउट 30 वर्ड्स, और ये BTC 2017 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि मैं प्रश्न पत्र आपको सॉल्व करा रही हूँ। पॉल्यूशन पर यहाँ निबंध लिखा गया, यानी प्रदूषण पर। तो पॉल्यूशन इज अ स्टेट व्हेन द हाजार्डस एलिमेंट्स इंक्रीज इन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। तो पोल्यूशन एक ऐसी अवस्था होती है, स्टेट मतलब अवस्था होती है, व्हेन द हाजार्डस मतलब होता है फ्रेंड्स खतरनाक, एलिमेंट्स मतलब तत्व, इंक्रीज इन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर मतलब कि प्रकृति के विभिन्न तत्वों में, विभिन्न पदार्थों में कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब होता है पदार्थों में जो है, जब खतरनाक तत्वों की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तभी वो पॉल्यूशन होता है। ठीक है,
When these elements increase in water, जब ये तत्व जो है पानी में बढ़ जाते हैं या जल में बढ़ जाते हैं, it makes the water pollute विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये क्या करते हैं, पानी को या जल को प्रदूषित कर देते हैं, जो कि मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत नुकसानदायक होता है। When the sound is produced more than 70 dB, जब ध्वनि जो है 70 dB से ज़्यादा उत्पन्न की जाती है, it can deafen human being, ये मानव जाति को क्या कर देती है, डिफेन मतलब बहरा कर देती है। ठीक है, जब 70 dB से ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है तो ये मानव जाति को बहरा कर देती है। ठीक है, और एंड व्हेन पॉइजनस गैसेस मिक्स विथ एयर, और जब जहरीली, पॉइजनस मतलब जहरीली गैसें हवा के साथ मिलती हैं, इट बिकम्स एयर पोल्यूशन, तो इसके द्वारा क्या हो जाता है, वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे फ्रेंड्स। होप आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, पहला है ही सेड टू मी व्हाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क, पहला आपका है। दूसरा है द बॉय सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस गो टू प्ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका डायरेक्ट है स्पीच में है, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इसको आप लोग कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो फ्रेंड्स पहले का है ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट डन दैट वर्क, और दूसरे का होगा द बॉयज प्रपोज्ड दैट दे शुड गो टू प्ले। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला है इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू डैश 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 पास्ड इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आप फिल करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे फिल करेंगे वुड हैव। ठीक है, WOULDHAVE। ठीक है, यू वुड हैव, ठीक है, HAVE हैव। ठीक है, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन, ये पहला हो गया। दूसरा है फ्रेंड्स ही वर्कड हार्ड सो डैट ही डैश 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 पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ही माइट पास। ठीक है, ही माइट, MIGHT माइट। ठीक है, ठीक है, ही वर्कड हार्ड सो डैट ही माइट पास, मतलब ताकि वह पास हो सके। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का फ्रेंड्स, जो कि आपके 2017 में पेपर हुआ था, उस पेपर का व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच, मतलब कि संरचनात्मक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लिखेंगे देयर इज अ कंट्रोवर्सी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच, BTC 2017 का ही मैं पेपर आपको सॉल्व करा रही हूँ। तो देयर इज अ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग दिस सिस्टम, मतलब इस सिस्टम के संबंध में जो है काफ़ी क्या है, विवाद है, कंट्रोवर्सी है। वेदर इट शुड बी कंसीडर्ड, मतलब कि इसे जाना जाए, एन अप्रोच एक दृष्टिकोण के रूप में, और मेथड या विधि के रूप में। ठीक है, विदाउट एनी एकेडमिक डिस्कशन इट वुड बी सफिक टू से दैट सिंस द अप्रोच टेक अ कॉन्क्रीट फॉर्म इन इट्स एप्लीकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना किसी एकेडमिक डिस्कशन के, ठीक है, ठीक है, इट वुड बी सफिक टू से, मतलब यह कहना पर्याप्त होगा, सफिक मतलब होता है फ्रेंड्स पर्याप्त। ठीक है, डेट सिंस द अप्रोच टेक अ कॉन्क्रीट फॉर्म। ठीक है, मतलब दृष्टिकोण क्या होता है, एक कॉन्क्रीट फॉर्म ले लेता है। कॉन्क्रीट फॉर्म मतलब कह सकते हैं ठोस रूप। ठीक है, कॉन्क्रीट फॉर्म मतलब ठोस रूप, इन इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, अपने विषय में, इट मे बी रिगार्डेड एज ए टेक्निक और मेथड, मतलब इसे टेक्निक या तकनीकी या मेथड मतलब विधि भी माना जा सकता है। ठीक है, द स्ट्रक्चरल मेथड इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द टीचिंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चरल मेथड जो है, स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक विधि जो होती है वो बेस्ड होती है, आधारित होती है किसके विश्वास पर,
टीचिंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज मतलब कि फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने या पढ़ाने के विश्वास पर जो है आधारित होती है। ठीक है। द मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द एक्विजिशन ऑफ वोकेबुलरी। ठीक है। मास्टरी मतलब महारत, संरचना में महारत हासिल करना मोर इम्पॉर्टेंट है, कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है देन द एक्विजिशन ऑफ वोकेबुलरी। वोकैब के ज्ञान से ज़्यादा जो है संरचना में महारत हासिल करना ज़रूरी है। एंड दैट लिमिटेशन एंड डिफ़िकल्टीज इनहेरेंट इन द स्टडी ऑफ इंग्लिश। ठीक है। मतलब कि उसकी सीमितता और डिफ़िकल्टीज और कठिनाई, इनहेरेंट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, निहित होती है। ठीक है। इन द स्टडी ऑफ इंग्लिश कैन बी ओवरकम बाय गिविंग एन इंटेंसिव ड्रिल। इंटेंसिव ड्रिल मतलब क्या होता है, गहन अभ्यास के द्वारा ही आ सकती है टू द स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों में इन द स्ट्रक्चर पैटर्न मतलब कि संरचनात्मक दृष्टि में जो है संरचनात्मक दृष्टिकोण में गहन अभ्यास के द्वारा ही जिसे सीखा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप इसका लिख सकते हैं फ्रेंड्स स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में। तो इस तरह से ये पूरा 2017 का पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है फ्रेंड्स, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकें। अब अगला जो रहेगा वो 2018 का पेपर मैं सॉल्यूशन पूरा एक ही वीडियो के अंतर्गत बताऊंगी। और फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।